आपको पता है चाइनीज सेविंग्स रेट क्या था? 50-55%, अभी भी 45% है। एक और चीज उन्होंने किया चाइना में, दोनों मिसिंग है हमारे लिए। अगर आपको रोड, रेलवे ये सब बनाना है और इवन कंपनीज को इन्वेस्ट करना है तो सेविंग्स चाहिए। उनके लोगों ने सेव किया, लेकिन अब हम भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गया। अगर हम ऐसे ही चलेंगे फ्रॉम 6.5 विल कम टू 5.5, लाइक चाइना अब हो चुका है। चाइना अब 4% क्यों है? 10-11 साल हो गए, इतना अनप्रेसिडेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश हुआ है, कैपेक्स हुआ है, लेकिन वो जो ग्रोथ रेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब हम बोलते थे कि भाई इस पे तो ग्रोथ रेट तो नहीं आ रहा है, तो बोले लॉन्ग टर्म में आएगा, तो लॉन्ग टर्म भी हो गया अब तो 10 साल इज मोर देन एनफ। अब आपने कहा कि भाई चाइना मॉडल तो नहीं हो सकता एंड यू हैव प्रूवन इट। यस, तो अब कौन सा मॉडल बचा है फिर? only model in my view that works is UK model of industrial revolution. 2/3 of the population works in non-tradable sector. More than manufacturing. Significantly more than manufacturing. Manufacturing is capital intensive. Manufacturing is not labor intensive. Who says manufacturing is labor intensive? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? All good. सर, हमने पिछली बार बात की थी, बहुत सारे RBI का एक क्रिटिसिज्म किया था और GST वगैरह इन रिफॉर्म्स के बारे में बात की थी। वो सारी चीज़ें हो गई हैं जो जिस डायरेक्शन में सरकार जा रही थी, और आपके जो वो कॉन्वर्सेशन के बाद कुछ तो फ़र्क पड़ा है, और एक डायरेक्शन जो थी वो जिस गलत डायरेक्शन में जा रहे थे वो रिवर्स हुई है। क्या ये इनफ है या फिर हमको कुछ और फोकस करने की ज़रूरत है? फंडामेंटली क्या हमको चेंज करने की ज़रूरत है कि हम 8-10% ग्रोथ के बारे में रियलिस्टिकली अचीव कर सकें इन अ सस्टेन्ड मैनर? 8% जो नंबर है ना, हम लोग इतना यूज टू हो चुके हैं, हम ऐसे समझते हैं कि हो जाएगा 8%, 6%, इवन 4%। हिस्ट्री क्या कहता है आप देखिए, मतलब पहले 1000 साल में जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, मतलब आपके जो व्यूअर्स हैं इसको थोड़ा स्टॉप करके सोच सकते हैं आंसर इसका, ग्रोथ क्या हो, मतलब ग्रोथ रेट, एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट क्या हो सकती है। मतलब अगर कोई सोचे तो अब आज 2, 4, 5% इतना हमें आसानी से हम लोग बात कर रहे हैं। आंसर है 2 बेसिस पॉइंट। अगर आपने आज 1 kg राइस प्रोड्यूस किया, नेक्स्ट ईयर यू प्रोड्यूस्ड 1.02 kgs। ये है, मतलब ऐसे ग्रोथ हो रहा था 1000 साल तक। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ग्रोथ नहीं। आपके प्रीवियस जनरेशन कैसा था, आप भी ऐसे ही रहेंगे, अगला भी ऐसा ही रहेगा, 1000 साल तक चला। उसके बाद नेक्स्ट 500 ईयर्स थोड़ा बहुत लोगों ने सीखा इधर उधर, और वो 2 बेसिस पॉइंट से 5 बेसिस पॉइंट्स हुआ, बिग इम्प्रूवमेंट। फिर भी आप सोचिए उसको फिजिकली कैसे, इसका मतलब ये है कि फुल लाइफ टाइम यू सी नो चेंज। वही से अब आप सोचिए, जिस whoever is 30-40 ईयर ओल्ड राइट नाउ, उन्हीं की खुद के लाइफ टाइम में कितना बदलाव हुआ है। उसके बाद 1500 से जो 1800 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से थोड़ा पहले, ये 20 बेसिस पॉइंट हो गया। फ्रॉम 2, 5 to 7 मान लीजिए 20 हो गया। जो उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, और वो 20 भी ऐसा नहीं था, एवरेज ऐसा हुआ, मतलब कभी एक बार रेनफॉल अच्छा हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा, कभी कम, ऐसा नहीं कि एवरेज वो एवरी ईयर ऐसे ग्रो कर रहे थे। 1820, 1830 के बाद ये 2% वाला ग्रोथ आ गया। उसके बाद इट इज़ सस्टेन्ड 2-2.5% ग्रोथ। पहले 1% था, अभी 2 to 2.3। सो जो सस्टेन्ड ग्रोथ होता है वो उसके बाद ही आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। एंड द सिंपल रीज़न, द बिगेस्ट चेंज इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उससे पहले और बाद में, इज़ यूजफुल नॉलेज। जॉल मॉकियर करके एक स्कॉलर है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, उनका एक बुक है एनलाइटेंड इकोनॉमी। अगर लोग उसको पढ़ेंगे तो उसमें ही एक्चुअली शोज कि 1820 के बाद ये यूजफुल नॉलेज, पीपल स्टार्टेड, स्टीम इंजन आया, पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, और एक टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाए इन डिफरेंट फील्ड्स, उसके वजह से, एंड दैट केप्ट गोइंग ऑन 1820। सो द सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन, कैसे सस्टेन्ड ग्रोथ किया जाए, द आंसर इज इनोवेशन एंड क्रिएशन ऑफ यूजफुल नॉलेज। उसी से ग्रोथ होता है और कोई तरीका नहीं है। दैट इज़ द ओनली वे सस्टेन्ड ग्रोथ होता है। और इंडिया में इसका मतलब ये नहीं कि ये GST RBI नहीं करना चाहिए। 1990 से जो हमारा हो रहा है ना, देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये थोड़ा लोगों को समझना पड़ेगा। मिस एलोकेशन क्या है? मान लीजिए नॉर्मली
अगर मार्केट सब ठीक चल रहा है, जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए, काम वर्क लेबर एंड कैपिटल वहाँ जाना चाहिए जिस इंडस्ट्री में ज़्यादा रिटर्न है। जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, अब तो आप स्कॉलर बन चुके हो, बट उस टाइम बहुत लोग, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर साइंस में कोई रुचि थी, क्योंकि उसमें रिटर्न ज़्यादा था, सब लोग गए उधर। मतलब दैट इज़ हाउ इट इज़, एलोकेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल चेजेस रिटर्न, तो विच इज़ फेयर, ऐसा ही होना चाहिए। पर मिसएलोकेशन ये है क्योंकि आर्टिफिशियली कभी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, और या कोई रिसोर्स क्रंच हो सकता है, टेम्प्रोरी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हो सकता है। फॉर इंस्टेंस मुझे पता नहीं था कि इकोनॉमिक्स सीखने के लिए आप दिल्ली आके देयर इज समथिंग कॉल्ड दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मेरा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में था, फिर मैंने किया बीकॉम, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ है, राइट। दिस इज इन्फॉर्म, गाँव में रहने का वो एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ, मेरा गांव इतना पिछड़ा नहीं है, फिर भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं था, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस देयर इज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारा जो अभी का जो ग्रोथ है ना, इट इज़ करेक्टिंग मिस एलोकेशन। 1990 के बाद हमने क्या किया, लिबरलाइज करके, आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन हटा के, ये जो मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है ना, उसको हमने करेक्ट किया है इन फ्री मार्केट। उसी का अभी फल अभी तक चल रहा है। मतलब सारे रिफॉर्म्स, उसके बाद वाजपेयी जी के टाइम में जो हुआ, मोदी जी ने फर्स्ट NDA 1 में हुआ, UPA 1 में भी थोड़ा बहुत हुआ था, तो ऑल दीज रिफॉर्म्स वेयर करेक्टिंग मिस एलोकेशन। उसका एक लिमिट है, उसके you can't grow sustainably with that. GST having excess taxes is a creating misallocation. उसको कम करना is removing misallocation. इसलिए थोड़ा ग्रोथ होगा, but that is not the way to take you to 8% और 10% sustainably. So misallocation करेक्ट करके थोड़ा आप ग्रो कर रहे हैं तो हो जाएगा। Sustained 8% growth is only and only way is innovation. सर, एक जो ओपिनियन है कि सिर्फ आपको चाइना और इस टाइप के जो एशियन इकोनॉमीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग लेड हैं, आप अगर उनको कॉपी कर लो, क्योंकि चाइना का मॉडल वही रहा है, दे हैव ग्रोन एट सस्टेन्ड पेस फॉर 3-4 डेकेड्स एट 8-10% बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी एक बहुत बड़ा डिबेट है और हमने भी कहीं ना कहीं कोशिश शुरू की है उसको कॉपी करने की, कि भाई हम भी आत्मनिर्भर बनेंगे, मेक इन इंडिया होगा, इंसेंटिवाइज करेंगे थ्रू PLI अदर स्कीम्स, कि यहाँ पे कंपनीज आएँ, यहाँ पे बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग करें। सप्लाई चेन्स की भी बहुत बात होती है, क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा कि हमको हर चीज़ अपनी बनानी चाहिए अगर हमको आत्मनिर्भर होना है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो लोग रिकमेंड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इज़ द ओनली वे जहाँ पे हम 8-10% पे ग्रो कर सकते हैं इन अ सस्टेन्ड मैनर, और उससे हम आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे और एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। दूसरी साइड आर्ग्यू करती है जो रघुराम राजन और ये सब लोग बोलते हैं कि भाई वो एक दुनिया में इतनी है ही नहीं डिमांड कि 2 चाइना हो जाएं, राइट। एक चाइना इज़ एनफ, और उसको आप दोबारा से इतनी मेहनत करके ऐसे तो खड़ा नहीं हो जाएगा। आपको 15-20 साल सस्टेन्ड तरीके से इंसेंटिव देना पड़ेगा, जो चाइना ने भी किया होगा, और हम उस पर अगर सारा 20 साल खर्च कर देंगे तो फिर देयर इज़ नो एनफ डिमांड। हम कम्पीट कर रहे हैं बेसिकली चाइना के साथ, तो हमारा एडवांटेज लेबर का है और ये सब बातें होती हैं। तो हम एक ये क्रिटिसिज्म भी आता है कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट द वे टू गो, हमें सर्विसेज पे ही फोकस करना चाहिए। तो क्या मतलब इस पूरे डिबेट का अगर मतलब देखें तो फिर वे फॉरवर्ड क्या है? क्या हम चाइना को फॉलो करें या फिर चाइना को ना फॉलो करें? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर यू? माओ के टाइम में फैमिन हुआ करता था वहाँ पे चाइना में, तो पहला जो इनका 10 साल का जो ग्रोथ है, इट इज़ नॉट एक्स्ट्रा ग्रोथ जो सप्रेस की, यही मिसएलोकेशन जैसे इंडिया में होता है, जो सप्रेस किया हुआ था, मतलब कुछ भी नहीं था, वहाँ से थोड़ा बहुत आपने थोड़ा फ्रीडम दे दिया। बस इंडिया में भी आर्ग्यूमेंट है, 1985 से ग्रोथ शुरू हुआ। 1985 में हुआ क्या, 80-90% इनकम टैक्स से आप 40-50% पे आ गए। तो प्राइवेट सेक्टर ने थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, वो कोई रिफॉर्म नहीं था, बट बिकॉज यू हैड सेपरेट स्टफ सो मच। तो इनका जो 30 साल हम कहते हैं, पहले 10-15 साल उनको WTO आने तक, 2001 तक, दिस इज मोर लाइक करेक्शन। चेंज ये हुआ कि वो WTO में आ गए 2001 में, US ने अलो किया, बिकॉज देन दे स्टार्टेड ट्रेडिंग, एक्सपोर्टिंग। उसमें यू हैव टू थिंक अबाउट सर्कमस्टेंस ये था कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी जो है वो भी ग्रो कर रहे थे।
जब वो भी आपका कस्टमर भी ग्रो कर रहा है और वो ओपन थे, दो चीज़, आपका जो कस्टमर है उसका भी इनकम बढ़ रहा है, हाईएस्ट ग्रोथ 2001 to 7 बिफोर द फाइनेंशियल क्राइसिस, बोथ यूरोप यूएस बोथ वर ग्रोइंग लाइक 4%। और मोस्टली सर्विसेज और ये सब था, सब में उनके पास पैसा आ गया, प्लस उनका ग्रोथ इतना था, उनको ये सब मैन्युफैक्चरिंग ये सब नहीं करना था। इसको कहीं कोई करके दे दे तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास बहुत है करने के लिए, ग्रो तो हो रहे हैं हम लोग। दैट इज द सिचुएशन एंड देन दे वर ओपन टू इंटरनेशनल ट्रेड। ये वो क्योंकि वो उनका इकोनॉमिक फिलोसफी में इतना विश्वास था, लिबरलाइजेशन में, तो वो उनके लिए एक बाइबल थी। हाँ, एक्चुअली फॉर लॉट ऑफ डेकेड्स बोथ रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स दोनों ने मतलब ऐसे एज अ रिलीजन उसको फॉलो किया। एग्जैक्टली। ट्रम्प का सिंगुलर कंट्रीब्यूशन 2015 में क्या था कि रिकॉग्नाइज करना चाइना राइवल है। हाँ, तब तक ये लोग उसको एक मतलब इट्स लाइक फ्री ट्रेड में आर्ग्यूमेंट है कि बोथ विल बेनिफिट, यू नो, आई डोंट केयर वेदर यू ग्रो आई ग्रो बिकॉज बोथ विल बेनिफिट। सो चाइना ग्रू इन सच एन एनवायरमेंट। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब बहुत रेस्पेक्ट करना चाहिए उनका, मतलब जो भी उन्होंने किया ग्रेट किया, बट ये भी था मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाज कंड्यूसिव टू ग्रोथ। उन्होंने किया, मतलब ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल आपके कस्टमर डिमांड है तो प्रोडक्ट अच्छा होगा, ऐसा नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा सप्लाई। आई एम नॉट ट्राइंग टू उसको द कंट्रीब्यूशन उनका जो है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं। और दूसरा एक मैं उनका नाम नहीं ले सकता, एक IAS ऑफिसर ने बहुत अच्छी बात कही मुझे। एक और चीज़ उन्होंने किया चाइना में, दूसरी चीज़, दोनों मिसिंग है हमारे लिए, ये समझना इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है चाइनीज सेविंग्स रेट क्या था? 50-55%, अभी भी 45% है, 55% सेविंग्स रेट। ना इतना सेविंग्स रेट होता कब है? आप यू आर वरीड सो मच अबाउट टुमारो, आपका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और एक एंड वन चाइल्ड पॉलिसी, सी सब आपने सुना होगा गांव में कि बिगेस्ट सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया इज बच्चे। लाइक पहले 7-7, 8-8 बच्चे होते थे, कोई एक लड़का तो कुछ तो करेगा और सोशल सिक्योरिटी हो गया। वहाँ पे वन चाइल्ड आ गया, सोशल सिक्योरिटी की कुछ है ही नहीं। तो आपको जो आपने काम किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वर्क एंड उसको सेव करना पड़ा, लोग सेव करने लगे। जब आप सेव करोगे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपको मशीनरी चाहिए, बुलेट ट्रेन चाहिए, रोड्स चाहिए, शिप बिल्डिंग चाहिए, उसके लिए पैसा लगता है। हाँ। कहाँ से आएगा पैसा? देश का इनकम मान लीजिए 100 रुपया, उसमें आपने 80 रुपये खाने में खर्च कर दिया, उसके मतलब क्या है? बाकी सारे रिसोर्सेस आर इन फूड प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम। रोड कौन बनाएगा? शिप बिल्डिंग कौन करेगा? रेलवे कौन? उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? मतलब आपको बोरो करना पड़ेगा, बट लेंडर भी चाहिए ना। कौन होगा लेंडर? किसके पास है? तो इसीलिए सेवर चाहिए, सेविंग। आजकल एक बहुत ये प्रॉब्लम, लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कंजम्पशन से होता है, नहीं होता। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में होता है। मान लीजिए आपने प्रोड्यूस कर लिया, आपने 100 कार बना दिए और आपने सोचा कि 100 कार का डिमांड है, सडनली लोग खरीदने नहीं आए, तब प्रॉब्लम है। वो किनीशियन इकोनॉमिक्स है। बट लॉन्ग टर्म में ऐसा ग्रोथ नहीं होता, कंजम्पशन से ग्रोथ नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट से होता है, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन से। तो अगर आपको रोड, रेलवे ये सब बनाना है और इवन कंपनीज को इन्वेस्ट करना है तो सेविंग्स चाहिए। सेविंग्स चाइना में 50% था, उनके लोगों ने सेव किया। तो मान लीजिए अगर आपका इनकम 100 रुपये है, आपने 50 रुपये खर्च कर लिए। खर्च का मतलब क्या है? जो भी फिल्म देखा, खाया, एंटरटेनमेंट में कुछ भी कर दिया, 50 रुपये बच गए। उसका मतलब क्या है? आप पिलो के नीचे तो नहीं रखेंगे, इसको कहीं बैंक में जमा करेंगे या म्यूचुअल फंड में डालेंगे या कहीं और डालेंगे। वो पैसा इन्वेस्ट होता है। अदर साइड उसको बैंक वाला किसी को देता है इन्वेस्ट करने के लिए, वर्किंग कैपिटल हो या लॉन्ग टर्म मशीनरी हो। सो इन्वेस्टमेंट ऐसा ही होता है। इन्वेस्टमेंट नोट प्रिंट करने से नहीं होता। अगर मान लीजिए RBI नोट प्रिंट करके इन्वेस्टमेंट करने लगे तो प्राइस बढ़ेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट इज सेविंग्स। सेविंग्स इक्वल आइदर डोमेस्टिक सेविंग्स और फॉरेन सेविंग्स। तो जो लोगों ने सेविंग किया, जो मतलब स्टॉक में डाला या लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट भी, जो भी FDs में डाला, वो उतना पैसा बचा के रखा, और उस पैसे पे या लोन लेके जो सरकार है उसने उस पे इंटरेस्ट जो था या मतलब उसको, उस पैसे को, सेविंग वाले पैसे को यूज किया बैंक्स के थ्रू, और ये गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और इंसेंटिव दिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग वालों को। एग्जैक्टली वहीं से आता है। सरकार या टैक्स लेती है आपसे, गन रख के आपके सर पर,
या सेविंग्स बोरो करती है, लोन लेती है, हमसे ही लोन लेती है। सरकार का जो पैसा है वो ऐसा नहीं कि सरकार क्रिएट करता है, सरकार कोई पैसा क्रिएट नहीं करता। लोगों का इधर सेविंग्स है जिसके ऊपर वो लॉन्ग टर्म में वापस देंगे। इसका मतलब है किसी और के ऊपर टैक्स लगाएंगे बाद में, या अभी से टैक्स आपके ऊपर गन रख के अभी से टैक्स ले लेंगे, तो वही पैसा है सरकार का। तो चाइना में, कमिंग बैक टू चाइना में लोगों ने सेव किया, मतलब फोर्स्ड किया, वो सब मुझे पता नहीं, बट ये भी था कि वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नहीं था, जैसे वो IAS ऑफिसर ने हमें बताया, और ये 1 चाइल्ड पॉलिसी भी लेके आए, तो चाइल्ड इंश्योरेंस भी चला गया। तो सेव तो करना है, बिकॉज आप रिटायर होंगे तब तो चाहिए आपको, तो दैट ऑल्सो हेल्प देम। सो 3 फैक्टर्स, 1 ऑब्वियसली दे वर गुड, उन्होंने काम किया और लिबरलाइजेशन सब हो गया, बट 2 अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, 1 इज ग्लोबल डिमांड आ गया क्योंकि ये वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट एंड वेस्टर्न कंट्रीज वर आल्सो ग्रोइंग, और तीसरा ये सोशल सिक्योरिटी सेविंग्स पे आ गया। सो दिस वाज द कॉम्बिनेशन इन विच चाइना ग्रो। लेकिन अब हम ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गया, और बेसिकली क्या है कि जो चिकन जो था दैट हैज कम होम टू रूस्ट। जो चाइना है वो डेवलप हो गया और वहाँ पूरा मैन्युफैक्चरिंग उसने एक तरीके से मोनोपोली कर लिया पूरी दुनिया में। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सारी फैक्ट्रीज थी जैसे यूएस में और जगह वो बंद होने लगी, तो वहाँ पे पॉलिटिकल रिएक्शन आया और उसका मैनिफेस्टेशन हुआ डोनाल्ड ट्रंप में, ब्रेक्सिट में। और उसकी वजह से अब वो एनवायरनमेंट दोनों साइड में, डेमोक्रेटिक्स एज वेल एज रिपब्लिकन, वो क्योंकि दोनों सब वो मेक यूएसए में, मेक इन यूएसए, और वो उस पे आ गया है कि भाई अब हमको भी फैक्ट्री चाहिए, राइट। तो वो भी उसी पे फोकस कर रहे हैं रादर देन लिबरलाइजेशन और ट्रेड टैरिफ्स आ गए और ये सब। पहले वो सब नहीं था, पहले तो कम कैसे करें टैरिफ वो था। अब तो कंपटीशन चल रहा है कि टैरिफ बढ़ाएगा। तो इस एनवायरनमेंट में इंडिया, एक तो वो मेहनत जो चाहिए जो चाइना ने की, वो भी हमने एक तो वो पैसा जो उनके पास था सेविंग्स वाला उन्होंने यूज किया और वो सारा सब कुछ बनाया, एक तो वो हमारे पास नहीं है। और दूसरा मतलब क्योंकि हमारी सेविंग 30% से भी कम है आज के टाइम पे, और चाइना में अभी भी 45% है जब वो इतना ग्रो कर चुके हैं। और फिर दूसरा आप ये देखो कि ट्रेड बैरियर्स हैं आपके पास कंड्यूस, तो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब ये एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया, तो हम वैसा मॉडल क्रिएट कैसे कर सकते हैं, राइट? वही मैं भी कह रहा हूँ, तो एनवायरनमेंट ही चेंज हो चुका है। अनलेस जो कह रहे हैं कि हमें वही करना है, उनके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है जो आपके और मेरे पास नहीं है कि ये चेंज हो रहा है, कल से डोनाल्ड ट्रंप चेंज हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा। बिकॉज सेविंग्स वाला थोड़ा उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। 2007 से ये चेंज हो रहा है हमारा, हाँ, ये मोदी जी के कारण नहीं है, 2007 से चल रहा है। 2007 हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट था 40%, तो वो हमारा पीक था। उसके बाद से अभी घट के अभी 33-34% इन्वेस्टमेंट रेट, सेविंग्स रेट और भी कम, क्योंकि हम FDI करके बाहर से पैसा NRIs जो बेचते हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं, तो डोमेस्टिक सेविंग्स इज सेक्युलरली गोइंग डाउन। ये जनरेशनल प्रॉब्लम है। जो पहले जो, क्योंकि क्या हुआ कि अभी हमारे पास एक्सेस टू क्रेडिट हैज़ इम्प्रूव्ड। मान लीजिए पहले मेरा एक पेपर भी है इसमें, व्हेन यू डोंट हैव एक्सेस टू क्रेडिट, हेल्थ शॉक के लिए क्या करना है आपको, सेव ही करना पड़ेगा। कोई हेल्थ शॉक आ गया, कुछ और आ गया, तो सेव करना पड़ेगा। अभी तो लोन ले सकते हो, तो देन योर नीड टू सेव ऑल्सो गोज डाउन। दिस इज़ वन पैराडॉक्स ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट। जब फाइनेंशियल डेवलपमेंट होगा उसका नेगेटिव साइड इफेक्ट ये भी है कि सेव करना लोग कम कर देंगे, तो दैट इज वन रीजन। सेकंड इज एटीट्यूड। डोंट यू थिंक कि जो एक कंज्यूमरिज्म वाला जो भी फैक्टर है, यूएस को फॉलो करना, दैट्स अ बिग रीजन, पूरा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बेस्ड और वो सब, दैट्स द बिगेस्ट रीजन। ये तो छोटा, फाइनेंशियल डेवलपमेंट इज गुड, बट द बिगेस्ट रीजन इज दैट माइंडसेट हैज चेंज्ड। पीपल डोंट वांट टू सेव एंड पीपल वांट टू स्पेंड। इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो ओनली वे यू इंक्रीज सेविंग्स कि आपको रेट ऑफ रिटर्न बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तब इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज प्रोजेक्ट्स बिकम नॉट फिजिबल। तो ये सेविंग हम 30 से 50 नहीं कर पाएंगे, छोड़ दीजिए आप, नहीं होगा। द अदर ऑप्शन इज FDI। डोमेस्टिक नहीं है तो फॉरेन से लेके आए। आज नेट FDI इज $10 बिलियन, उसको हमें $300 बिलियन तक लेके, अगर 50% 300 350 वो होगा नहीं, कहीं पे नहीं हुआ है, क्योंकि बाहर वाले भी तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बाहर नहीं कर रहे हैं, करेंगे तो भी 10 से 20 हो सकता है, 20 से 40 हो सकता है, 10 से 300 नहीं होगा। ये प्रॉब्लम है। तो वो मॉडल का ये प्रॉब्लम है। तो यू कैन क्रिएट सम, ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता। किसी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब्सिडी दे दो तो मोबाइल बढ़ेगा, फेयर इनफ। किसी और के लिए सब्सिडी दे दो तो वो बढ़ेगा। आजकल ये एक प्रॉब्लम है,
वे टू इवैल्यूएट एनीथिंग इज नॉट कि आपने किसी एक्टिविटी पे सब्सिडी दिया, वो एक्टिविटी बढ़ गया तो बढ़ना ही है ना, अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर क्या, मतलब उससे एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट पे क्या फ़ायदा हुआ, इसको बोलते हैं एक्सटर्नैलिटीज़। तो हम ये समझते हैं कि सब्सिडी वाला पैसा कोई ऊपर से आए, ऊपर से नहीं आ रहा है। जो अभी भी प्रोडक्शन कर रहा है उससे आप पैसा छीन के, इसमें मैं बोल रहा हूँ चीन के, क्योंकि टैक्स से ले रहे हो, चीन के ही करते हो, ऐसा नहीं कि उसने वॉलंटरी नहीं है। हाँ, चीन के आपने किसी को सब्सिडी दिया तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, वहाँ पे कम हो रहा है। तो अनलेस दिस बेनिफिट इज मोर देन द रिडक्शन, ओवरऑल नहीं, इट्स नॉट बेनिफिशियल। वो मल्टीप्लायर वैसा होना चाहिए हाँ, कि वहां से सिर्फ कंपनसेट ना हो बल्कि 4-5 गुना ज्यादा हो। हाँ, तो मैं समझ सकता हूँ कोई गरीब है, उसके खाने को फूड नहीं है, तब ये सब कैलकुलेशन नहीं आएगा। आप टैक्स करके प्राइमरी स्कूल हैज वेरी हाई मल्टीप्लायर बाय द वे, बट किसी को खाना दीजिए, आई अंडरस्टैंड। बट व्हेन यू डू अ बिजनेस कैलकुलेटेड सब्सिडी, ये नहीं है कि हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडी दिया तो मोबाइल प्रोडक्शन 50% बढ़ गया। ये टैक्स से द नेगेटिव इफेक्ट जो हुआ है उससे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है क्या, और मैन्युफैक्चरिंग क्लाइमेट क्रिएट हुआ है क्या? Have we become leaders? Have we learned new technology? IT में हम 40 साल से कर रहे हैं. Have we grown up? These are the questions that we have to ask. For 8% अगर होना है तो 8-9% in this environment. तो आप कह रहे हो कि मतलब अगर हमको जो हमारे पास लिमिटेड पैसा है, जो सरकार के पास अब सेविंग्स का ऑप्शन है नहीं, हम उसको यूज नहीं कर सकते, सरकार वो नहीं कर सकती, तो सरकार के पास ऑप्शन क्या है? सरकार के पास ऑप्शन है टैक्स करना लोगों को। अब टैक्स करना है लोगों को तो आप उसी तरीके से उतना ही टैक्स लो, क्योंकि टैक्स एक तरीके से आप किसी से छीन रहे हो और उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कम हो रहा है, he will reduce his labor supply. राइट। तो वो आप जब लो तो आपको बहुत सोच समझ के टैक्स लगाना चाहिए, और उस टैक्स को वहीं पे खर्च करना चाहिए जहां पे आपका जो टैक्स ऑन रिटर्न है वो जहां से आप ले रहे हो उससे ज्यादा मल्टीप्लाई होगा सोसाइटी को। तो अभी हम जो कर रहे हैं, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो फोकस है, मेक इन इंडिया, PLI और ये सब, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो भी हम वहां से टैक्स लेके इंसेंटिव दे रहे हैं कुछ इंडस्ट्रीज को, स्पेसिफिक सेक्टर्स को, वो हमको रिटर्न उतना नहीं दे रहा है। एग्जैक्टली, नहीं तो होता 8%। तो 8% 10 साल तो हो गए लगभग सस्टेनेबली 8-9। बाय द वे आई हैव टू टेल यू, हमने हिस्टोरिकल जो कहा है, जो 6-6.5 भी है डिसेंट है, बट मेरा डर ये है कि ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो मॉडल है, जो मैं कह रहा हूँ ना, ये बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन थोड़ा हमारा डायग्नोसिस कंप्लीट करें हम। हमारे जो आपका मॉडल है ना 6.5, वो कैसे आ रहा है 6.5? इसमें जो 2% है ना वो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है। अच्छा, क्यों आ रहा है? हम मिस एलोकेशन करेक्ट कर रहे हैं, अभी भी वो चल रहा है रिफॉर्म। मतलब पहले जो रॉन्ग बैंकिंग इन्होंने सब खत्म करके गए थे 2014 में, बैंकिंग को ठीक किया। सो दोज आर द इश्यूज। बाकी जो 3-4% आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट की वजह से आ रहा है, बट एज इन्वेस्टमेंट गोस उसका मार्जिनल रिटर्न कम होगा। एक्स्ट्रा रिटर्न व्हेन यू पुट इन मोर कैपिटल, एक्स्ट्रा रिटर्न कम होगा। तो यो नीति आयोग सब प्रोजेक्शन करते हैं ना, ये 6% ऐसे रहने वाला है, ऐसा नहीं रहेगा। 3-4 साल रह सकता है, बट अगर हम ऐसे ही चलेंगे, फ्रॉम 6.5 विल कम टू 5.5, लाइक चाइना अब हो चुका है। चाइना अब 4% क्यों है? चाइना 4% इसलिए है कि अभी अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, जितना कर लिया कर चुके हैं, उसके बाद मार्जिनल रिटर्न बियॉन्ड अ पॉइंट इन्वेस्टमेंट में नहीं होता। हम फॉर्चुनेटली हमारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वी आर नॉट एट दैट लेवल, बट जस्ट एज वी ग्रो वी विल रीच देयर, सो वी विल बी एट दैट डिमिनिशिंग स्टेज। एक्चुअली हम मतलब गलत स्टेज से ही शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए तो ये एक डायग्नोसिस हमें जहन में रखना होगा जब इंडिया की ग्रोथ। तो ऐसा नहीं कि 6.5 है तो 10 साल 6.5 15 साल चलेगा, नहीं चलेगा। वी विल ऑल्सो स्लो डाउन। अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो नेक्स्ट डेकेड में विल गो टू 5.5, 4.5, 3.5 और स्टैग्नेट भी हो सकते हैं। डेमोग्राफी भी हमारी चली जाएगी। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू थिंक अबाउट, जब हम टैक्स लगा के कहीं पे डाल रहे हैं तो दिस वेरेवर वी पुट इन शुड जनरेट मोर देन द लॉस। टैक्स तो डैमेज करेगा ही करेगा। सिमिलरली जब हम गवर्नमेंट बोरो, आप सोच सकते हैं कि वाई टैक्सेस, गवर्नमेंट तो बोरो भी कर सकती है डिफिसिट रन करके। उसमें भी वही है कि आप प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉम्पीट कर रहे हो। सेम फंडिंग जो आपका जो बैंक से जो सरकार बोरो कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी डाल के, वो तो सेम सेविंग्स है, हाउस होल्ड सेविंग्स। सरकार का कुछ नहीं है, दैट इज समथिंग एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट हैज़ नथिंग,
हाउ मच एवर पावरफुल दे आर। तो उसको कहीं से लेना पड़ेगा, या तो आपके टैक्स से लेके करेगी, नहीं तो आपसे बोरो करना पड़ेगा, आपसे लोन लेना पड़ेगा। बट अगर आपसे बोरो करेंगे तो आप प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पीट कर रहे हो, तो उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो, देयर इज अ न्यू कॉम्पिटिटर फॉर इंटरेस्ट रेट, दे विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट। तो आपको पता है 2019 से हम बात कर रहे हैं, ये लोग ये क्राउडिंग इन, सरकार बोरो करके फिर प्राइवेट सेक्टर आएगा, वो सब नहीं होता। इट डजंट वर्क लाइक दैट इन द लॉन्ग रन। इफ द क्राउडिंग आउट इज द थिंग, क्राउडिंग आउट इसलिए बोलते हैं, क्राउडिंग आउट, सरकार जाके बोरो करेगी तो प्राइवेट सेक्टर के पास उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उनका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई यू हैव टू बी केयरफुल। ऐसा नहीं है कि कोई अनलिमिटेड रिसोर्स है। आपको मैं एक स्टैटिस्टिक में आज देखा, पिछले 2-3 साल से आपका जो सारा रेलवे का जो कैपेक्स चल रहा है, एवरीथिंग इज फ्रॉम टैक्स। मतलब ये थिंकिंग ये है कि 10 लाख 11 लाख 12 लाख करोड़ कैपेक्स में डाल रहे हैं, एज इफ इट इज सम फ्री मनी और इसमें डाल दो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, कैलकुलेशन करना पड़ता है। सो दैट दिस वे, एंड दैट इज आई एम वेरी ग्लैड दैट मतलब अभी टैक्स कम कर दिया। हाँ वही, क्योंकि हम भी बात करते रहते हैं कि इतना जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया है, पहले हम जब कर रहे थे 10 साल हो गए, अब तो 10-11 साल हो गए, इतना अनप्रेसिडेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश हुआ है, कैपेक्स हुआ है, रेलवे में भी, रोड में भी। लेकिन वो जो ग्रोथ रेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब हम बोलते थे कि भाई इस पे तो ग्रोथ रेट तो नहीं आ रहा है, तो बोले लॉन्ग टर्म में आएगा, तो लॉन्ग टर्म भी हो गया अब तो, 10 साल इज मोर देन एनफ। तो कुछ तो इम्पैक्ट आना चाहिए था, थोड़ा बहुत आया होगा। है, इट्स डिसेंट। मैं जैसे मतलब 6.5 इज डिसेंट, बट प्रॉब्लम ये है कि इट इज नॉट मार्केट लेड, गवर्नमेंट लेड। गवर्नमेंट ऑफिसर्स डिसाइडेड यहाँ हाईवे होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स डिसाइडेड कि उड़ान में इतना एयरपोर्ट होना चाहिए, 87 एयरपोर्ट्स, उसमें 11-12 बंद हो चुके मतलब सो इट वाज नॉट मार्केट लेड। सो बेसिकली ये तो मतलब बहुत ही गलत चीज़ कर रहे हैं हम, कि जब हमारे पास लिमिटेड पैसा है टैक्स का, वो अच्छी जगह से लेके हम तो फालतू जगह पे खर्च कर रहे हैं। सारा इन्वेस्टमेंट, नॉट सारा, मतलब देयर आर सम एस्पेक्ट्स व्हिच आर नॉट वेस्टफुल, देयर आर सम व्हिच आर गुड। यू नो, क्रिटिकल एरियाज कनेक्ट करना, डिफेंस स्पेंडिंग, you know, नॉर्थ ईस्ट में, या आई थिंक दैट इज सुपर इम्पोर्टेंट, यू नो बेटर देन आई डू। कि उड़ान वाला जो आपने एग्जांपल दिया, देयर आर दिया, वेस्टफुल आल्सो, वही है प्रॉब्लम। सी, अनलेस देयर इज अ मार्केट फेलियर, मतलब आपको एक ट्रेन डालना है वंदे भारत, जिसमें आप कॉम्पिटिटिव मार्केट रेट लेते हो, व्हाई डू यू नीड टैक्स पेयर्स मनी? उसके लिए देयर इज नो केस फॉर टैक्स पेयर्स मनी। जैसे कोई भी कॉर्पोरेशन हो, अगर कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्टर हो, अगर उसको इन्वेस्ट करना है तो क्या करेगा? ही विल गो टू कैपिटल मार्केट, कॉम्पिट करो, अगर वो अच्छा है तो मार्केट पैसा देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो मार्केट से, यू नो, डोंट यूज योर गवर्नमेंटल पावर, गो एंड बोरो इफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड, जहाँ पे आप टोल लेते हो, जहाँ पे यू नो द प्राइसिंग इज एज पर मार्केट, डोंट यूज टैक्स पेयर्स मनी। इसमें टैक्स पेयर्स मनी इज नॉट वॉलंटरीली आया नहीं है आपके पास, आपने गन रख के लिया है, तो वो प्रॉब्लम है। तो अगर वो मार्केट, उड़ान के लिए अगर आप जाके मार्केट से पैसा उठाओगे तो आपको पता चलेगा कोई नहीं देगा। अगर मतलब कोई प्राइवेट एंटिटी, हाँ, प्राइवेट एंटिटी करो, कॉर्पोरेशन करो, उठाओ पैसा, तो गवर्नमेंट गारंटी मत दो उसमें, तो डिफ़ॉल्ट हुआ तो हो गया, तो आपको पता चलेगा कि ये फिजिबल नहीं है, आपको कोई स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, आई अंडरस्टैंड, कोई डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर आपको खोलना है तो यू कैन डू दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन, आई टोटली गेट इट। हेल्थ, प्राइमरी स्कूल, नहीं तो कोई विलेज में दो गांव है, उसके बीच में कोई पानी का कोई नदी है, उसको लोग यहाँ इस तरफ से उस तरफ नहीं आ पा रहे हैं, तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो करना पड़ेगा, बट नॉट एवरीथिंग, राइट? दैट वाज अ प्रॉब्लम। वी पुट सेट असाइड 12-13 लाख करोड़ फ्रॉम द बजट, यू नो, फॉर ऑल ऑफ दिस फ्रॉम टैक्स. You know, that is the problem, and it is not government's fault, you know, it is, they invested, but then everybody, public, you know, if you see the opinion is all celebratory. Market will go up, market should have gone up. ये तो आप फंडामेंटली आप एकदम ही मतलब ये तो दिमाग वो हो गया कि भाई ये तो हमारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ही गलत है. हाँ, तो बिकॉज वी आर फॉलोइंग कि भाई चाइना ने किया, इन्होंने किया, ऐसे किया, इन्होंने भी ऐसे रोड बनाए, 50% द सेविंग्स रेट. वही मैं कह रहा हूँ कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी रियलिटी को अंडरस्टैंड करे बिना एग्जैक्टली वी आर मतलब कॉपी कर रहे हैं बस. एग्जैक्टली उनकी कंडीशन अलग थी, हमारी अलग थी, हम वो फॉलो नहीं कर सकते मॉडल. एग्जैक्टली नहीं, जापान भी नहीं हो सकता. तो अब आपने कहा कि भाई चाइना मॉडल तो नहीं हो सकता, एंड यू हैव प्रूवन इट. यस, क्योंकि वी आर स्टिल कॉपिंग दैट एंड वी आर फेलिंग. यस. तो अब
कौन सा मॉडल बचा है फिर? हाँ सर, बाकी 2-3 भी देख लेंगे, जापानीज, कोरियन, वो भी वही है। मोटे मोटे कोरियन में इट वाज ड्रिवन बाय पॉपुलेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज, वुमेन्स लेबर फोर्स, दैट इज वन थिंग वी कैन डू। आवर वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अभी बहुत कम है, 30 इंप्रूव हुआ है। वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स दैट हैव हैपेंड रिसेंटली इज वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज इम्प्रूव्ड. So that is one thing that we can take from Korea, but that there is no, our population also has started declining now, तो वो भी नहीं हो सकता. Japan, Germany were post-war reconstruction, and the same thing, US supported by US, both the countries. So and Singapore, the other big problem is we are democracy. ये रैंकिंग वाले कुछ भी बोले, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक आदमी कोई केस डाल के हमारा सारा प्रोजेक्ट रुकवा सकता है. And then nobody can do anything. You can see anywhere. So we are a genuine democracy. That is one statistic I don't believe anything from, because I experience it. I don't need some European idiot telling me what is your ranking, you're worse than this country or that country. So none of these countries were genuine democracies when they grew. We give examples of Singapore. वहाँ पे तो अभी भी नहीं है. तो the only model in my view that works is, for India can work, is the UK model of industrial revolution, of useful knowledge. Invest on useful knowledge, creation of useful knowledge, and grow sustainably through innovation करके, research करके, and invest on that. ये कहना तो बहुत आसान है, बट होगा कैसे? हाँ, होगा कैसे, वो तो मुश्किल है. करेक्ट. तो क्या करें इसमें? अगेन आदित्य कोलेकर जी ने आप उनको बुला के, उनका एक प्लान है, और अभी सारे देश, मतलब 2 साल से वो कह रहे हैं इसके बारे में, बिफोर दिस बिकेम पब्लिक. अभी तो सब लोग ये कर रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें इसका. एक थियोरेटिकल आंसर है, प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करते जाओ, और 30-40, मतलब दैट्स अ करेक्ट वे. प्राइमरी एजुकेशन से इम्प्रूव करना है, बट वो और 30 साल नहीं हो सकता, वो करना पड़ेगा, बट 20 साल लगेंगे. वो बच्चे पढ़ के बड़े होके जब वो करने शुरू करेंगे, जो भी है. बट द वन इमीडिएट फिक्स इज टू गेट स्टार साइंटिस्ट इन ऑल फील्ड्स. मतलब वन थिंग इज वेरी, देयर इज अनदर बुक दैट योर व्यूअर्स कैन रीड. वो जो मैंने एनलाइटेंड इकोनॉमी बोला था ना, वो थोड़ा नॉट ईजी रीड. आई वॉन्ट टू वॉर्न योर रीडर्स. मतलब शुरू करके उसके बाद मेरे आपके ऊपर ब्लेम मत कीजिए. थोड़ा नॉट रिटन इन अ रीडर फ्रेंडली मैनर. वो स्कॉलर है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मतलब ही एटीट्यूड इज, समझ आए तो समझो, नहीं तो बाढ़ में जाओ. राइट, इट इज़ दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड. लेकिन ये जो बुक है, एनरिको मोरेटी, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्कॉलर. इट्स कॉल्ड न्यू ज्योग्राफी ऑफ जॉब्स. ओके, वेरी गुड बुक्स. उसमें भी ये कहते हैं कि द पॉइंट इज, it is some stars. How do industries get created? How do new industries get created? Answer है कि some superstar. It's rarely because of government. From steam engine to your AI to software to all of this, right? It is Bill Gates' decision to move from wherever he was, I forget where he was, to Silicon Valley, Seattle. Seattle was his place where he grew up. He moved to Seattle because it was his place. Right, that's Paul Allen and Bill Gates decided to move there. वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के जो एलुमनाई हैं, 4 या 5 हज़ार कंपनी हो गए वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट सिएटल में. उससे पहले कुछ नहीं था, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी था और बोइंग था वहाँ पे. सिमिलरली एक और एग्जांपल है, नाम भूल गया इनका. तो ये लॉस एंजलिस में ये हॉलीवुड कैसे आया, राइट? वो न्यूयॉर्क में कोई पेटेंट का इशू था, वहाँ से किसी सुपरस्टार को उन्होंने भगा दिया, वो यहाँ आके शुरू कर दिया. Every industry, the story is started by some superstar. There are very few superstars available. हमें ये करना है कि एक काम हमने ऑलरेडी किया है, बाय द वे. लोदास हैव सपोर्टेड अ मैथमेटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. मंजुल भार्गव जो है, ही इज हेडिंग इट. होपफुली दैट विल वर्क वेल. हमें वन थिंग वी कुड डू इज गेट सुपरस्टार्स इन ईच फील्ड. इनोवेशन जो है, गेट देम इन एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट. ये मत कहो उनसे कि आप ये प्रोड्यूस करो, टारगेट PLI, तो आपको इतना ये बनाना है. ऐसे नहीं होता इनोवेशन. यू हैव टू गिव देम फ्रीडम. यू शुड बी विलिंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट. ऐसा नहीं है कि 1 साल आपने कुछ दे दिया तो नेक्स्ट ईयर कुछ आ जाएगा. ऐसा नहीं होता. सो यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट. योर रिसर्च के लिए एग्लोमरेशन इफेक्ट चाहिए. मेरा सजेशन है कि कॉन्क्रीट एक सिटी ऐसा बना दो, कोई एक सारे देश में, वेयर एंड इट कैनॉट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऐसा नहीं चलेगा. ये सब कॉन्सेंट्रेटेड चलता है रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं चलता. बिकॉज इनका क्रिएटिव लोगों का ये है कि दे हैव टू टॉक टू ईच अदर.
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में द बिगेस्ट लेसन, आपको उस बुक को पढ़िए, आप देखिए, और आपके व्यूअर्स को भी मैं कहता हूँ कि पढ़िए, उसमें यूके में क्यों हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रिसर्च तो फ्रांस में भी हुआ था, जर्मनी में भी हुआ था, सब जगह हुआ था। यूके में एक तरह का एनवायरनमेंट बना जिसमें दे हैड लॉट ऑफ दी सोसाइटीज़, जिसमें एडम स्मिथ भी आते थे। एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स वाला के फ्री ट्रेड मार्केट्स उसके बारे में लेक्चर देते थे। ये जेम्स वॉट जैसे लोग भी आते थे, और जिसमें जो इंजीनियर टाइप लोग वो भी आते थे। एक तरीके से इंटेलेक्चुअल फोरम्स थे, हाँ, जहाँ पे लोग इंटरेक्ट करके समझ के ये कुछ बोल तो रहे हैं। इंडिया में भी इन्होंने कितने सारे रॉयल सोसाइटी और ये रॉयल सब सोसाइटी, किए थे। एग्जैक्टली। हाँ। तो दैट ही क्लेम्स वाज द यूनिक थिंग अबाउट ग्रेट ब्रिटेन। What is so unique? It is not just research. It is that conducive जो environment बना वहाँ पे। तो जो of course इन्होंने लूटा, पता है हमें, वो भी है। यूएस ने भी तो कहीं ना कहीं उसी मॉडल को फॉलो किया है ना बाद में। yes, बाद exactly, में, मतलब बिकॉज दे केम फ्रॉम देयर। yes. तो वहाँ पे भी उन्होंने वही इकोसिस्टम, वही Exactly. यूनिवर्सिटीज के अराउंड और शहरों के अराउंड। एग्जैक्टली। उनका जो कॉन्सेंट्रेट, सिलिकॉन वैली में किसी ने, सरकार ने ये नहीं कहा कि आप AI बनाओ या चैट जीपीटी बनाओ या कुछ और बनाओ। मतलब वंस यू हैव दिस एग्लोमरेशन ऑफ पीपल, ब्राइट पीपल, जब ऐसा होना चाहिए कि ब्राइट जो है उसको वहाँ जाने का गोल होना चाहिए लाइफ में, ऐसा कोई जगह बन जाए, देन दीज थिंग्स विल हैपन ऑन देयर ओन। गुड न्यूज़ इसमें ये है अरिहंत जी, द रियल, इफ यू वांट अ फिलोसॉफिकल आंसर, सरकार को कुछ करना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये, मतलब इनको, यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट for those very good people to, and that meritocratic culture, वो चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जहाँ जाके वहाँ पे कोई कुछ करना है, क्योंकि once you get these very creative people, अपने आप ये बन जाता है। That is what industrial revolution says। तो उसमें तो बहुत साल नहीं लगेंगे कि अभी जैसे अगर हम शुरुआत करते हैं कुछ, तो ऐसे लोगों को मेरिटोक्रेसी का कल्चर अगर हम लेके आते हैं, मेरिटोक्रेसी का, तो क्या मतलब ये फिर तो लोग कहेंगे भाई आरक्षण वाला ये सिस्टम भी ख़त्म करो, और ये तभी तो लोग compete कर पाएंगे, फ्री मतलब मेरिटोक्रेसी आएगी। तो क्या मतलब आप वो मॉडल सजेस्ट कर रहे हो, या फिर मतलब उस टाइप का मॉडल की देश लिस्ट बना लो 1000 लोगों की जो सुपर ब्राइट हैं, सुपर जो इंडिया के लोग हैं, जिनको आप इंस्पायर कर सकते हो, जैसे चाइना में भी चल रहा है कि वो आज कोई हंगरी वाले साइंटिस्ट चाइना चले गए कि भाई उनको लेके आओ, बाहर के जितने भी ब्रिलियंट लोग हैं, हायर देम और गिव देम इंसेंटिव्स, क्योंकि वो फिर एक मॉडल हो सकता है। उसमें सरकार को कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ये तो बहुत टफ है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ। लेट्स मेक इट वेरी प्रैक्टिकल। मैं कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पॉलिसी चेंज करो, रिजर्वेशन पॉलिसी जो यूनिवर्सिटी में अभी तक चल रहा है चलने दीजिए। जैसे हम SCZ बनाते हैं, SCZ बना था, हमने ट्राई किया, कुछ जगह वो वर्क हो गया। अभी गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है, नॉर्मली लिकर इज़ नॉट अलाउड, गुजरात उसमें अलाउड, आपने पॉलिसी तो चेंज नहीं किया। ऐसा एक जगह बनाओ वेयर इट्स लाइक अ रिसर्च यूनिवर्सिटी टाउन, जो दैट ऑपरेट देयर, दे ऑपरेट विथ टोटल फ्रीडम। सऊदी अरेबिया कर रहा है बस, यू नो, गल्फ कंट्रीज आर डूइंग इट बिकॉज दे हैव रियलाइज दैट फॉसिल फ्यूल के ऊपर आप ज़्यादा नहीं टिक पाओगे। मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट अगर एक रेवोल्यूशन हो गया एनर्जी में, तो देन हाउ आर दे गोइंग टू सस्टेन, राइट? तो हमें एटलीस्ट एक जगह, let's get like 500 लोग, let's give them some 10,000 crores. You know, I know 10,000 crore for you and me look very big. It looks very big. But सरकार के बजट में 10,000 करोड़ is a very small amount. 50 लाख करोड़ is our budget. The central government budget is, you know, earmark 10,000 crores. And get the, अभी भी हम कर रहे हैं, अभी जो नया इनोवेशन पॉलिसी है, इसमें एलोकेशन is supposed to be 1 लाख करोड़। एक इनोवेशन स्कीम है हमारे पास, हमने क्या किया, PhD स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड बढ़ा दिया। मतलब गाइड अगर नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, यू नो, मैं भी PhD स्टूडेंट रहा हूँ, PhD स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू डू अ गुड जॉब, यू नीड गुड पीपल टू गाइड देम। तो इनको लेके आओ एंड गिव देम टोटल फ्रीडम। मतलब टोटल फ्रीडम, आई एम नॉट सेइंग क्रिमिनल लॉज को अप्लाई मत करो, ऐसा नहीं कि वो मर्डर भी करे, मतलब एटलीस्ट ऑपरेशनली फॉर 5 years, राइट? 5 years 6 years टाइम लगेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कल सुबह कुछ हो जाएगा। देन एंड उनको इंसेंटिव कंडीशनल बनाओ। तो उसका एक सोल्यूशन, वो आदित्य जी का जो प्लान है उसमें इंसेंटिव्स कंडीशनल, ऐसा नहीं कि आपको अनकंडीशनल मिलेगा। मान लीजिए आपने एक पेटेंट लिया, उसका हाई इम्पैक्टफुल पेटेंट, देन यू गेट डिस्प्रोपोर्शनेटली हाईली रिवॉर्डेड।
ऐसा नहीं कि उसके लिए आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने जाके एप्लीकेशन डाल के 50 बार जाके वहाँ सार वो सब बोल के आपको 1,000 रुपये मिल जाए, ऐसा नहीं. गिव डिस्प्रपोर्शनेट रिवॉर्ड्स. तो कोई कंप्यूटर साइंस में टॉप जर्नल उनका जो है वहाँ पे जिसने पब्लिश कर लिया, द टॉप मोस्ट जर्नल, जैसे कोई पेटेंट आ गया उसका वेरी हाई इम्पैक्टफुल पेटेंट, उसको डिस्प्रपोर्शनेट रिवॉर्ड दो. मतलब ऐसा नहीं कि 20% नहीं, 20 गुना दे दो. क्योंकि दोज आर द उसका जो देयर इज अ वेरी नाइस पेपर बाय नॉर्दॉस 2004, यू नो, यू कैन शो इट टू योर व्यूअर्स, आई डोंट हैव इट राइट नाउ. उसमें कहता है कि जो इन्वेंटर है ना, आप पेटेंट देने के बाद भी उसका जो वैल्यू क्रिएट होता है उसका सिर्फ 2 से 3% उसको मिलता है. जितना भी दे दो 97% गोज टू द सोसाइटी. मान लीजिए वो स्टीम इंजन के वजह से जेम्स वॉट को क्या ही मिला होगा वर्सेस हम लोगों ने उसका जो फ़ायदा उठाया है, कुछ नहीं कि हमने उसको क्या मिला, हमें कितना मिला. मतलब आप जितना भी उसको दे दो कम है इन्वेंटर को. तो गिव डिस्प्रपोज. अभी आपको मैं एक विडम्बना बताता हूँ. अभी क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी सिस्टम में कि आप इन्होंने कोशिश किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया ये एंड दिस इज़ वाई आई डोंट ब्लेम द पॉलिटिशियंस ऑलवेज. उन्होंने किया कोशिश. ओके, ये मॉडल कॉपी करने का एक प्रॉब्लम ये है कि उसका सिर्फ आउटवर्डली कॉपी करते हैं. सो इन्होंने क्या किया, यूएस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स रिसर्च करते हैं, तो हम भी ये ला देंगे कि यहाँ पे भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा, राइट. उन्होंने डाल दिया NAAC या सारे यूनिवर्सिटी में रिसर्च. अब क्या हुआ, इन लोगों ने खुद का जर्नल बना दिया, एक जो ऐसे जर्नल जहाँ पे कोई पब्लिश नहीं करता. इनफैक्ट इंडिया इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ प्रीडेटरी जर्नल्स. प्रीडेटरी जर्नल क्या होता है कि आप पैसा दे के पब्लिश करते हो. खुद ही रिसर्चर, मान लीजिए आपका जो टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर कैसे, जो काम करके कमा के जेन्युइनली वो कमा रहा है, उसका पैसा कोई प्रोफेसर किसी फॉरेन जर्नल को पैसा देके अपना आर्टिकल खुद छपवा के लिंक्डइन में डाल के उसके 3 उसके जो फैमिली मेम्बर है या और अपने आप को डॉक्टर वो सब कहला के, ये हो रहा है रिसर्च में. तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस. जो भी साइंटिस्ट का जो मिनिमम क्राइटेरियन होना चाहिए और द स्टैंडर्ड जो है वही होना चाहिए जो यूएस में आज है. उसको अगर हम डीला करके 10,000 करोड़ ऐसे फेंकेंगे तो टोटल वेस्ट होगा. और इसी में मुझे थोड़ा डर भी है. आजकल मैं सुन रहा हूँ कि इंडियन पेपर्स डोंट गेट पब्लिश्ड बिकॉज बायस. हमारा यही प्रॉब्लम है, जब भी हम हार जाते हैं हम रेफरी के ऊपर डाल देते हैं. ऐसा नहीं कि रेफरी बायस, स्टीव बकनर बायस थे, आप मानते हो कि नहीं, राइट. ऐसा नहीं कि बायस राइट एग्जांपल है कि नहीं, ऐसा लोग होते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये कि 1-2 एग्जांपल, 1-2 नहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हम खेलना ही बंद कर दे. हमें उसी गेम में खेलना पड़ेगा. उसी ओलंपिक्स में मेडल चाइना ने तो वही किया. उसी आज के जो रिस्ट्रिक्शन में जो प्रॉब्लम है वही करना पड़ेगा. तो हम यही कर रहे हैं कि मतलब जस्ट टू इंक्रीज और आवर रिसर्च आउटपुट, या ये दिखाने के लिए कि देखो हम भी रिसर्च करने लगे, हमारे भी इतने आर्टिकल छपते हैं, पेपर छपते हैं जर्नल्स में, बट वो जर्नल क्वालिटी के नहीं है. उसका कोई फायदा भी नहीं. पैसे देके छपवा रहे हैं, पैसे देके. तो ये सरकार से पैसा आ रहा है, जो टैक्स का पैसा है वो इसमें जा रहा है. एग्जैक्टली. तो मतलब ये डॉक्टरिंग हो गया ना. तो आप कह रहे हो कि पॉलिटिशियन को नहीं ब्लेम करना चाहिए. अब जैसे मैंने कहा कि मैं बस मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, क्योंकि ये एक जगह नहीं हो रहा है, राइट. ऐसा जो डॉक्टरिंग है जस्ट टू शो कि आवर रिकॉर्ड इज़ बेटर, यही तो हो रहा है. AQI की रीडिंग कम कर दो, वहाँ पे छिड़कना शुरू कर दो तो AQI का मीटर कम रीड करेगा, है ना. तो ये ऐसे ही वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में आपको पता है 2 जगह काउंट होता है, तो उधर आप गेम कर लो और फिर आपकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बढ़ जाएगी. तो ये मतलब ये कहीं ना कहीं जो रैंकिंग्स को जीतने का जो गेम खेलने लगे हम, रादर देन डूइंग जो चाहिए हमको चीज़ें. तो ये तो मतलब फिर ये बहुत खतरनाक चीज़ है. बाकी जगहों का पता नहीं. यूनिवर्सिटी ये जर्नल में मैं इसलिए पॉलिटिशियंस को ब्लेम कम इसलिए करता हूँ कि उनको पता नहीं है इसके बारे में. दे डोंट नो, बिकॉज ऑब्वियसली उनका काम कुछ और है. जर्नल क्या है, कौन देखता है. ये तो जो एजुकेशन ब्यूरोक्रेसी है ना, उन्होंने कहा कि आप रिसर्च करो, पब्लिश करो. एजुकेशन ब्यूरोक्रेसी हैज़ क्रिएटेड दिस थिंग कि बिकॉज देन अगर आपने ये टॉप जर्नल में आपको पता है एक्सेप्टेंस रेट 3-4% होता है. मतलब आप 100 पेपर भेज दो, उसमें 3 या 4 हार्वर्ड से कॉम्पीट करना पड़ेगा.
हार्वर्ड वाला प्रोफेसर भी भेजेगा, आप यहाँ बैठ के उससे कॉम्पीट करके उससे जीत के आपको पब्लिश करना पड़ेगा। तो वही स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो यही है ना ब्यूरोक्रेसी का, तो इन्होंने गेम ही चेंज कर दिया, तरीका है, गेम ही चेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट चेंज करो, तो जर्नलिस्ट चेंज हो गया। अभी वो नया आइडिया नहीं है जो अभी मैं सुन रहा हूँ सरकार की तरफ से। कुछ लोग बोल रहे थे कि जर्नल, हमारा खुद का जर्नल होना चाहिए। खुद का नहीं है, लेकिन हमने ये कर दिया कि लोअर जर्नल को हायर मान लिया। सो लोअर को हायर मान लो। द प्रॉब्लम ये है कि वो जो रिसर्च आउटपुट आता है ना, उससे 2 प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम है। एक तो टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट हो गया, मतलब जो उसको अगर आप उसी के हाथ में अगर रहता तो वो और ज़्यादा काम करता। दिस इज समथिंग पीपल डोंट रियलाइज। व्हेन यू टेक टैक्स मनी फ्रॉम समवन, यू आर डिसइंसेंटिवाइजिंग वर्क। मतलब जो आदमी का जो इकोनॉमिक्स में जो सोच है ना, आप ये चॉइस करते हो कि लेजर लूँ या काम करूँ, बैठूँ या काम करूँ, बैठूँ या काम करूँ। आफ्टर यू वर्क फॉर सम आवर्स, लीजर बिकम्स डोमिनेंट। मतलब काम करने में आप, वर्क इज़ अ बैड, इट्स नॉट अ गुड, बिकॉज मेहनत लगता है ना। तो ओनली व्हेन द रिवॉर्ड इज़ वेरी हाई यू वर्क। इसीलिए ओवर टाइम काम करने के लिए पीस रेट ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर यू वर्क एवरी आवर द बैडनेस इज गोइंग टू इंक्रीज ऑफ द एफर्ट। नाउ द प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टैक्स लगाओगे तो रिटर्न बिकम्स लेसर। तो बहुत लोग विल रिड्यूस देयर लेबर सप्लाई बिकॉज ऑफ टैक्सेस। तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है। तो वो एक हो गया कॉस्ट। दूसरा, आप इसको लेके आए, इसको दे दिया, वो जो रिसर्च आउटपुट जो आ रहा है वो कोई फ़ायदा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी को। क्या फ़ायदा होगा? आप क्लास में जाके उसके बारे में बात कर सकते हो, स्टूडेंट्स को कुछ सिखा सकते हो, नहीं। आप कहीं इससे किताब में कुछ आएगा, जैसे हम मौक़िर को बात अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसमें कोई पॉलिसी इम्पैक्ट होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। तीसरा जो उससे बड़ा कॉस्ट ये है कि पहले ये लोग ज़्यादा पढ़ाते थे। जब हम लोग कॉलेज जाते थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर टीच कर रहे थे। अब रिसर्च के नाम पे टीचिंग आवर्स भी कम करवा लिए, तो टीचिंग भी कम हो गया। उसका मतलब है फॉर द सेम कोर्स यू नीड मोर फैकल्टी, एक्सपेंस बढ़ गया, स्टूडेंट्स हैव टू पे हायर फीस। तो दिस इज इनफैक्ट लॉट ऑफ थिंग्स इट इज़ बेटर नॉट टू डू। इनफैक्ट मेरा एक सजेशन है, अगर ये सब नहीं करना है तो जो आप कर रहे हैं इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। टैक्स कम करो, खर्चा कम करो, 6% चल रहा है, चलने दो थोड़ा, मतलब दैट इज बेटर। खर्चा मत करो, हाँ, दैट इज बेटर कामों में। हाँ, सो दैट इज बेटर देन डूइंग दिस। आइदर डू इट प्रॉपरली। रिसर्च में मेरा डर यही है कि अगर हमारा ये सजेशन मान भी लेते हैं, ये होना चाहिए कि बहुत ही सुपरस्टार्स, ये दिस इज लाइक आदित्या's पंचलाइन, देयर आर वेरी फ्यू सुपरस्टार्स, उनको लेके आना पड़ेगा, उनको आउटसाइज इंसेंटिव देना पड़ेगा। कंडीशनल करो। ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको जो पहले इसने किया है उसके लिए आप पैसे दो। अगर किस सिटी में होना चाहिए ऐसा? मैं तो हैदराबाद से हूँ, हैदराबाद में कीजिए, हैदराबाद इज़ नाइस, देयर इज़ नथिंग, आई थिंक हो सकता है, आई डोंट नो। अभी आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है अंडमान निकोबार। नहीं, बहुत मतलब लिवेबल भी होना चाहिए, आपको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, बहुत बढ़िया हेल्थ फैसिलिटीज। मुझे पता नहीं, मैं कभी नहीं गया। इट इज रन ब्यूटीफुली। एजुकेशन चाहिए, हाँ, मतलब वहाँ पे तो वो तो हो ही जाएगा, कनेक्शन चाहिए, बट तो आई डोंट नो, क्योंकि वो एक वो भी है ना, मतलब रन बाय सेंटर बेसिकली। हैदराबाद में हो सकता है इन माय व्यू, बैंगलोर में हो सकता था, अभी भी हो क्योंकि सकता आपने SEZ बनाने और उस टाइप की बात करी, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं है वहाँ पे चीज़ें, और ये सब जो चीज़ें आएंगी कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई ये यहाँ पे मत बनाओ, हमारा शहर है, यहाँ पे बाहर वाले आ गए और वो सब। तो ये आई थिंक अंडमान और निकोबार में तो डेफिनेटली हो सकता है, लक्षद्वीप में हो सकता है। मैंने सोचा नहीं इसके बारे में। तो जो एनक्लेव बनाना है आपको, क्योंकि those are very strategic points also. If you can create a Singapore type city or Hong Kong type of area there, तो ये हमारे सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं, वहाँ पे मतलब पूरा अलग चेंज हो जाएगा वो। मैं कभी गया नहीं उधर, बट हो सकता है। मतलब ये एक बट ये चीज़ उसमें क्रिटिकल ये है कि आप जर्नलिस्ट आप चेंज नहीं करोगे, जो है वही होगा। मतलब तो बेसिकली आइडिया ये है कि हम जो इंसेंटिव क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप ये कैपेक्स पे लगा लो, चाहे आप ये और जगह उड़ान वगैरह जैसी स्कीम्स हैं, और सारे जो इस टाइप के जो आपने बताया, जो हम इनोवेशन के लिए भी जो फंड यूज़ कर रहे हैं, रिसर्च में डाल रहे हैं, ऐसे थर्ड रेट जर्नल्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसकी बजाय, और ये तो बहुत ज़्यादा पैसा होगा, मतलब दिस होल थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट, लाखों करोड़ों के वेस्टेज की बात कर रहे हैं ना हम। 1-2 लाख करोड़ तो है।
है ना? मतलब ये नहीं कह रहा है कि 10-11 लाख में सारा रोड ही मत बनाओ. ऑफ कोर्स पीपल हैव टू अंडरस्टैंड. आई एम नॉट सेइंग उसको जीरो करो. मतलब उसको 1-2 लाख करोड़ वहां से कम करो. 1-2 लाख कम करो और 10,000 खर्चा करो. और आप तो मतलब ये भी नहीं बोल रहे कि 2 लाख करोड़ इधर लगा दो. नो, 10,000 करोड़. 10,000 करोड़ बोल रहे हो. बाकी टैक्स पेयर, बाकी टैक्स कम कर दो. हाँ, वो कर रहे हैं अभी. मतलब अभी जो कर रहे हैं तो वही हो रहा है. आई थिंक इवेंचुअली वी आर गोइंग देयर. सो मतलब इसको किस तरीके से मतलब स्ट्रक्चर कर सकते हैं? हु आर सम सुपरस्टार्स दैट पर्सनली अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे कैसे लोगों को हमको वापस इंडिया में लाने के लिए वो परप्लेक्सिटी वाला, somebody who can challenge Google. Again, I am not saying academicians को ही लेके आओ. Please don't misunderstand. नहीं, of course, innovators. We are talking about innovation, right? Just because I said journal doesn't mean you bring professors only. Professors are useful. Professors are useless also. कोई भी इनोवेटर है, कोई भी जो नया चीज करने की क्षमता रखता है एंड हु कैन कॉम्पीट ऑन द ग्लोबल स्टेज. सी आपको एक आप, मुझे पता है कि आप जाएंगे उस तरफ, बट ऑर्डिनरी लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा. मतलब नॉर्मल पीपल, इसका क्या फ़ायदा है, वहाँ आएंगे. बट द बेनिफिट ऑफ गेटिंग द बेस्ट इज द बिगेस्ट बेनिफिट विल गो टू नॉर्मल पीपल, नॉट दे विल बेनिफिट. बिकॉज ये लोग इतना वैल्यू क्रिएट करें, मतलब वो हम नहीं सोचते. हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसका इतना बिलियन हो गया, उसका उतना बिलियन हो गया. अगर वो कोई स्कैम करके या सरकार से फ़ायदा लेके कर रहा है तो then we should argue. If the person is doing a new thing, so then the value that he creates to society is so much. So I think the first is perplexity. अगर आप एक नाम पूछोगे तो मैं सजेस्ट, आई डोंट नो हु इज ऑल्सो ऑनेस्टली. मतलब एंटायर आर्मी शुड बी, हमारा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए. मतलब सरकार में जो है वो भी, दे शुड रियलाइज दैट इवन ऑफिसर टाइप एंड ऑल दैट, दे शुड ट्राई wooing them. द अदर प्रॉब्लम हमारा ये है कि जिनका सब कुछ हो चुका है, मतलब ऐसा कर होता है ना, उनको लेके आए, पास्ट देख के नहीं लेके आना है. सही बात. वी हैव टू दोज हु आर ऑन द अपस्विंग, अभी भी कर रहे हैं, एंड वी शुड मेंटेन द सेम इंसेंटिव्स एंड गिव देम टोटल फ्रीडम. तो एक तो उनको लेके आए, और जो अंदर हैं वो जो बाहर जाने के लिए मतलब रेस लगा रहे हैं कि किसी तरीके से देश से बाहर नहीं जाएंगे ना. मगर ऐसे स्टार्स आएंगे इधर, क्यों जाएंगे वो? मतलब उनको बट क्यों जाते हैं? लेट्स डिस्कस बेटर लाइफस्टाइल. बेटर लाइफस्टाइल, सोशल, नॉट ऑलवेज बेटर लाइफस्टाइल बाय द वे. ऐसा नहीं कि वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ पे वहाँ से वेदर तो कई जगह यही अच्छा है. सोशल प्रेस्टीज, इनकम, मनी, बहुत कुछ. You can't change everything, but at least some portion you can start changing. कुछ लोग जाएं, मतलब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है. आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट 95 to 85 सम ऑफ देम गोइंग, दैट इज ओके. आई एम टॉकिंग अबाउट वो 99 से जो 100 है ना, वो लोग चाहिए. वो जो मैथ ओलंपियाड में जो टॉपर है ना, वो सीधा MIT चला जाता है. वो नहीं जाना चाहिए, वो चाहिए पहले. दैट इज अ गाय हु क्रिएट्स वैल्यू. उसको लेके आओ. दैट्स द पॉइंट. इसमें डर ये भी कि हम सारे इतने मीडियोकर लोग को लेके आए, वो भी नहीं कह रहा हूँ. द रियल टॉप वंस. डिफेंस रिसर्च मान लीजिए, सोवियत यूनियन क्यों नहीं हो सकता? सोवियत यूनियन वॉज नॉट वेरी रिच. सोवियत यूनियन व्हेन दे वर USSR, अब हमें पता है कि एट द पीक देयर GDP वॉज 30% ऑफ US. पीक में दे वर क्लेमिंग 60%. In fact, Paul Samuelson said they're going to overtake. बहुत बड़ा जोक हो चुका है इकोनॉमिस्ट के. मतलब if you want to say something about economists, I'm not saying economist को लेके आओ by the way. तो ये USSR में they did something, I don't know, गन यूज़ करके कैसे भी, they are top scientists in the field that they wanted. They were as good as US scientists. मतलब कॉम्पीट तो किया उन्होंने. तो अगर वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? कुछ तो हमें इंसेंटिव्स क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे हम पोजीशन को वैल्यू ना करें, जो इन्वेंटर है उसको करे. मतलब तुम डीन हो, डायरेक्टर हो, डेसिग्नेशन आजकल साइंस में भी वही है, हेड ऑफ समथिंग. हेड क्यों चाहिए? हेड नहीं, मुझे वो रिसर्च करने वाला चाहिए. आप देखिए इसरो में भी कौन बाहर आता है? हेड, right? Head is fine, but who is the researcher? Researcher should get credit. Yeah. Whoever is doing research, हमारे यहाँ ये है कि all the credit goes to administrators. टाइटल एडमिनिस्ट्रेटर. हम ईमेल आईडी में डॉक्टर लगाते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं डालते. कुछ लोग जब फूड ऑर्डर करते हैं, आई एम डॉक्टर सो एंड सो स्पीकिंग, राइट? तो वो ऐसे नहीं चाहिए हमें. तो रियल जो इनोवेशन कर सकते हैं वो चाहिए. तो डॉक्टर प्रसन्ना तंत्री नहीं, आप लगाते हो, मैं कभी नहीं लगाता. आप ये बताइए कि आप अब इतना, मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया होगा शायद हमको डिस्कशन करते हुए, और आपके अभी होम टाउन की कोई बात नहीं हुई है, राइट?
तो ये तो मतलब आप भूल गए, मुझे याद दिलाना पड़ रहा है। तो इससे पहले उसका मैंने सोच रखा है, अगर अच्छा, मैं अगर अंत में ले आता उसको कैसे भी करके, हाँ, क्योंकि लॉजिकल भी लगना चाहिए ना। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने आर्टिफिशियली फिट इन किया। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि आप मुझसे पूछेंगे कि ये रिसर्च से ऑर्डिनरी लोगों को क्या होगा, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि आप दोगे तो एग्जाम्पल वही। तो उसका एक आंसर ये है कि अगेन, आप बिफोर आई टेल यू द आंसर, आपके व्यूअर से आप मतलब ये थॉट एक्सपेरिमेंट अगर कोई करेगा, आपके जो नेटवर्क, सबका नेटवर्क होता है, एक 50 लोगों का, 20 लोगों का, 100 लोगों का, उस नेटवर्क में जो लोग हैं, मैं आई एम जस्ट अर्जिंग योर व्यूअर्स टू डू दिस, कहाँ काम कर रहे हैं वो लोग, लेट देम मेक अ लिस्ट। ये योर ब्रदर, योर कजिन, योर फ्रेंड, मेक अ लिस्ट। मैन्युफैक्चरिंग में कितने लोग हैं, सर्विसेज में कितने लोग हैं, और जो भी सर्विसेज भी है कैसे सर्विसेज है। 2 तरह के सर्विस होते हैं, और इवन मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है ट्रेडेबल, दूसरा नॉन ट्रेडेबल। ट्रेडेबल क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज ट्रेडेबल, क्योंकि what is consumed in US can be produced in India. Coke is tradable. What is consumed somewhere can be produced. Anything which can be produced anywhere, totally competitive, is called tradable. Non-tradable has to be produced locally. It cannot be that you want here, it'll dosa, restaurant में जो dosa बनाते हैं, you won't import dosa from some other place. It has to be in that place. You will realize that 2/3 of the population works in non-tradable sector. That is a biggest, वही जो एनरिको मोरेटी का जो बुक है, उसमें दैट्स द बिगेस्ट रेवलेशन। आई डिड नॉट रियलाइज दैट 2/3 हो सकता है। यूएस में 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन कौन सा जॉब, टीचर, ट्यूशन हो सकता है, स्कूल टीचर, डॉक्टर। 2/3 ऑफ द वर्क फोर्स इज इन नॉन ट्रेडेबल सेक्टर इन डेवलप कंट्रीज। यहाँ पे और भी ज़्यादा है। दिस इज लाइक लोकल टीचर, योर जिम इंस्ट्रक्टर, रेस्टोरेंट वर्कर, any kind of service, so local repair. It's more than manufacturing. Significantly more than manufacturing. Manufacturing is capital intensive. Manufacturing is not labor intensive. Who says manufacturing is labor intensive? You need serious capital to do manufacturing. Non-tradables services are light. They are, they are less capital intensive, and not only that, they are not competed away. So if in a manufacturing, suppose you want to compete with China, you will have to produce at a rate lower than that. जो उनका प्रोडक्ट अगर आप मान लीजिए फिर से डिमांड भी आ गया, यूएस में सब आ गया, तो ओनली वे यू कैन बीट चाइना इज बाय डूइंग बेटर प्रोडक्ट्स, और उनसे कम प्राइस में करना पड़ेगा, बिकॉज वो ट्रेडेबल है। लेकिन आपका जो हेयर कट है ना, हेयर कट में कॉम्पिटिशन नहीं है। नॉट ओनली दैट, आप सोचिए 20 साल पहले हेयर कट कैसे होता था, और आई कैन गो 30 ईयर्स। तब 2 रुपये होते थे हेयर कट का, जब वो काट के बेच देता था, कोई स्टाइल नहीं, कुछ नहीं, एंड देन द बिगेस्ट गोल वाज हाउ स्मॉल इट्स गोइंग टू बी, बिकॉज यू डिडंट हैव मनी टू रिपीटेडली गो एंड वो कॉकरोच जैसे छोटा छोटा करके बेच देता था। अमाउंट ऑफ, अब आप हेयर फीमेल छोड़िए, मेल देखिए, अभी तो हेयर स्टाइल हो चुका है, हाईली स्किल्ड वर्क है, बट द अमाउंट ऑफ लेबर हैज इंक्रीज्ड, नॉट रिड्यूस्ड। द लेबर इन्वॉल्वमेंट इन हेयर and you have got all kinds of now other things, जो जिनका बाल झड़ रहा है वो भी फिर से you got lot of opportunities there. The point I'm trying to make is labor component. डोसा मेकिंग, डोसा 40 साल पहले कैसे डोसा बनाते थे, अब कैसे डोसा बनाएंगे, सेम है, कोई रोबोट नहीं बनाता। 40 साल बाद कुछ और हो सकता है, बट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हैज़ ड्रामेटिकली चेंज। नंबर, आप एक विजुअलाइज कीजिए रोड कंस्ट्रक्शन साइट, पहले जो एक रोड कंस्ट्रक्शन साइट विजुअलाइज कीजिए, जहाँ पे कितने वर्कर्स हुआ करते थे, जो मशीनरी, जो दैट्स इट्स अ ट्रेडेबल थिंग, वर्सेस आपका जो रेस्टोरेंट है या हेयर स्टाइलिस्ट है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, दीज आर नॉन ट्रेडेबल सेक्टर्स, मोस्ट पीपल वर्क देयर। नाउ इनका जो इनकम है ना, दैट द क्रूशियल थिंग देयर, इट डिपेंड्स ऑन इनकम ऑफ पीपल इन द ट्रेडेबल सेक्टर। इनकम ऑफ द नॉन, आप ये आपके लोगों को समझना, व्यूअर्स को समझना पड़ेगा कि इनकम ऑफ अ वर्कर वर्किंग इन अ नॉन ट्रेडेबल सेक्टर, उसका जो आमदनी है डिपेंड्स ऑन हाउ रिच आर पीपल वर्किंग इन द ट्रेडेबल सेक्टर इन दैट रीजन। फॉर इंस्टेंस, मेरा खुद का एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मैं दार्जिलिंग में था 2 महीने पहले। वहाँ पे आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट में रोड कैसा है, it's very steep. The driver who was taking us, he could navigate ऐसे, मतलब ऑलमोस्ट 60-70 डिग्री ऊपर जाके ऐसे टर्न करके ऐसे रोड में, उसका सैलरी है 5,000 रुपये महीने का।
और टिप्स विप्स सब मिला के 8-9 हज़ार उसका इनकम है। हैदराबाद में आइए, मच लेस स्किल ड्राइवर, कोई बराबरी नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ स्किल विद दिस ड्राइवर। दिस गाय गेट्स 30,000 प्लस बाकी जो है उसका एक्स्ट्रा, उसको करना क्या है, बच्चों को स्कूल में छोड़ के आना है और 1-2 शॉपिंग जाना है, और बीच में अगर टाइम मिले तो जोमेटो भी ऑन कर लिया, स्विगी भी ऑन कर लिया और रैपिडो भी कर लिया। 40 से 50 हज़ार कमाता है। तो आपने बच्चे को स्कूल छोड़ दिया, उसके बाद काम क्या है, मतलब यू गो आउट एंड डू सम जोमेटो डिलीवरी इन योर बाइक, मतलब नॉट यूज योर ओनर्स कार, यू हैव टू हैव अ बाइक। तो ऑल दैट आई एम सेइंग इज, एंड दिस गाय सिटिंग इन Darjeeling doesn't compete with this guy. Migration होता है but it's not free, you know, problem है, people are attached to their local, नहीं आना चाहते and so on so forth. So non-tradable में जो job है, the income है, that depends on tradables. Why? Because people in tradable sector in Hyderabad जो IT में है उनका income ज़्यादा है। People in tradable sector in Darjeeling उनका income चाय, टी एंड शुगर वो करते हैं, उनका income कुछ भी नहीं है। तो they cannot afford tourist, कुछ लोग जाते हैं, there are more supply than demand, यहाँ पे तो demand is more than supply. So the benefit of creating high paying jobs in tradable sector is that most people in the non-tradable sector, their income also goes up. And that is why now the question is, how do you get high income in tradable sector? This is the final part of the puzzle. Because tradable sector is competitive. वहाँ पे तो सारा बहुत competition है. In a competitive sector, only way you get high income is by being productive. There is no other way. आपको दूसरे से ज़्यादा प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, तब भी आपका इनकम बढ़ेगा। प्रोडक्टिव तब होंगे जब आप इनोवेटिव होंगे। तो दिस इज द मॉडल। सो क्रिएट वेरी कॉम्पिटिटिव ट्रेडेबल सेक्टर एंड दैट इनकम will have spillovers to the non-tradable sector. And this is where my district comes into picture, right? आप सोचिए, finally it has to come, right? No, it's very relevant in this case. My district, you know, the neighboring districts of my district, which is in coastal Karnataka, Mangalore, Dakshina Kannada and Udupi, both have a per capita income of 6 to 7 lakh rupees. You know, Dakshina Kannada में तो it is Mangalore जहाँ आता है 7.5 lakh rupees per capita, which is what 8 अभी 90 हो चुका है रुपी, you know, so it's like $9,000. Udupi maybe it's around $7,000. $7,000 is a middle income country. Why? And you don't have any factory producing anything there. आप जाके देखिए, it's not because of any factory. The biggest thing that happened there is government ने नहीं किया. One doctor TMA Pai and his family created education infrastructure. And way back, you know, 50-60 years ago, they created education. अभी वहाँ पे जाइए आप, you know, you have engineering से लेके management से लेके nursing, जो भी education चाहिए वहाँ पे available है. Not only it created direct jobs, but it created very high skilled workforce. Now these people went out, बाहर जाके काम करने लगे, earned a lot of income, but they come and spend there. कहाँ पे खर्च करते हैं? शादियाँ करते हैं, मंदिर में खर्च करते हैं, एंड एंटरटेनमेंट पे खर्च करते हैं, खरीदते हैं वहाँ पे, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ इनकम, दे आर विलिंग टू पे मोर. तो इनकम ऑफ लोकल पीपल दैट हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली. दिस इज हाउ द नॉन ट्रेड, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट है या मंदिर, यू नो, यू शुड वॉच टेम्पल इकोनॉमी वर्क्स लाइक दैट. You know, we have some nationalists today who think that temple will lead to growth. Of course, you know, temples are required, you know, it will give you peace of mind. Temple doesn't give growth. वहाँ का जो भक्त है ना, अगर उसका इनकम ज़्यादा है तो it will create lot of income nearby. The temple devotee should be rich. वो चाहिए. For that you need education, health and all of that. So, example तो यही है. तो focus on education, health and productivity. Everybody benefits. It is not just जो मैं कह रहा हूँ वो 20 लोग, वो साइंटिस्ट नहीं, उसका जो बेनिफिट सबको मिलेगा. टैक्सी ड्राइवर का इनकम बढ़ेगा, हेयर स्टाइलिस्ट का इनकम बढ़ेगा, बिकॉज दे विल क्रिएट इंडस्ट्रीज विल गिव हाई पेइंग जॉब्स एंड दैट विल स्पिल ओवर टू द लोकल इकोनॉमी. सो दिस आर्ग्यूमेंट वन कि एप्पल से चाइना को फ़ायदा हुआ, बहुत गलत है. एप्पल जो प्रोड्यूस करता है ना, उसमें जो 80% वैल्यू गोज टू यूएस. चाइना में भी मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी 80% वैल्यू गोज टू यूएस. मतलब यूएस के जो कुछ लोग हैं 80% कमाते हैं. कौन? डिज़ाइन जो करते हैं, मार्केटिंग जो करते हैं, और वो वहाँ खर्च करते हैं ना. जो लोकल यू नो जिम इंस्ट्रक्टर हो, योगा इंस्ट्रक्टर हो, उनको कहाँ से आएगा पैसा?
तो मतलब ये तो नई नई जैसे योगा इंस्ट्रक्टर है, ये तो नई नॉन ट्रेडेबल जॉब हाँ, जो तो क्रिएट होती रहती है। एग्जैक्टली वो प्लान नहीं हो सकता। ये ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट के लिए प्रॉब्लम ये है कि ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट में अगर मैं ये जाके कोई नॉर्मली ऐसे गवर्नमेंट में बताऊं, वो मुझे कहेंगे कि बताओ कि क्या क्या होगा, मुझे पता नहीं है, मुझे कैसे बताऊं मैं क्या होगा। वही है ना इनोवेशन का थिंग, व्हाट इज सीन एंड व्हाट इज नॉट सीन। एग्जैक्टली। तो that we should be willing, we promote innovation of highest quality, not interfere. मान लीजिए फेल हो ही गया 10,000 करोड़, then carry on with what you're doing. But all that I'm saying is we need to make a serious attempt where the plan should be of excellence, disproportionate reward to few people. This is Aditya plan, by the way. So that is what I'm telling you. So hopefully they do it. तो अभी जो launch किया है, it's good they're talking, but that element is missing. इट हैज़ टू बी रियल टॉप क्वालिटी। आई थिंक वो जो मेन प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग पे, जो हर पॉलिटिशियन का कहीं ना कहीं मतलब वो सोचता भी है, और जो हम भी आम जनता भी सोचती है कि भाई इतनी सारी जो जॉब्स हैं, अब सर्विस आपने एप्पल का एग्जांपल दिया, तो एटलीस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग से चाइना में इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, और उनको अच्छे वेजेस मिले। अब वो जो था कि जो लोअर मिडिल क्लास या बल्कि पुअर पीपल थे जो इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, आज वो मिडिल क्लास हो गए हैं। एग्जैक्टली। तो वो लोग सोचते हैं कि यार इतने ज़्यादा कहाँ सर्विस में आ पाएंगे, या बट आपने कहा कि नॉन ट्रेडेबल लोकल जॉब्स में ज़्यादातर लोग अकोमोडेट हो जाएंगे। यस एग्जैक्टली। और उसमें लिमिट नहीं है, मतलब वो क्रिएटिव बन जाएंगे। कोई आज भरतनाट्यम में, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कॉमेडी का। कॉमेडी कहाँ था स्टैंड अप कॉमेडी? लाइक आप ये सोचते हैं कि जॉनी लीवर और ईरानी, उनका अभी जो देहांत हो उनका नाम क्या है भूल गया मैं, असरानी एंड जॉनी लीवर, वो कम कॉमेडियन थे क्या? मतलब दे वर वेरी गुड। वाई कुड दे नॉट हैव अ कपिल शर्मा शो, वो? और स्टैंड अप कॉमेडी पॉडकास्ट क्यों नहीं था? पॉडकास्ट किसने, मतलब देख, दीज आर थिंग्स दैट विल कम अप, यू कैंट प्लान फॉर इट। मतलब एक बार द प्रोडक्टिविटी का फ़ायदा वही है, आपके पास टाइम मिल जाता है, रिसोर्स फ्री हो जाता है। प्रोडक्टिविटी का मान लीजिए एक्सट्रीम केस, सब लोग खेती करने लगे, मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं, अगर नहीं होता तो ऑल एवरीबडी विल हैव टू बी फार्मिंग, ये कुछ भी नहीं होता। तो होल ग्रोथ हैज़ हैपेंड बिकॉज जो लोग रिसर्च के खिलाफ बोलते हैं कि इसके नौकरी चला जाएगा, देयर वाज अ टाइम वेयर एवरी किलोमीटर देयर यूज्ड टू बी येलो। अभी मतलब आप गूगल करोगे कहीं पे तो मिल जाएगा आपको फोटो, एवरी 2 किलोमीटर देयर यूज्ड टू बी येलो टेलीफोन बूथ। दैट वाज अ बिग एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। Every, you had there are booths where 2 people were employed. बट सर हमारे देश में तो अभी भी एलिवेटर को जैसे जो मतलब वहाँ पे एक बैठा होता है कि कौन सा बटन दबाना है। हाँ, तो वो कम हो रहा है अभी, by the way. That is because of the government culture की कोई VIP आ जाए तो उसको separately लेके जाना है and all that. So वो छोड़िए, that is अलग बात है. But I understand short term में इनोवेशन लेड ग्रोथ में प्रॉब्लम होता है, एंड दैट इज़ वाई। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, चाइना की वजह से यूएस को क्या हुआ। यूएस डिड नॉट, कॉन्ट्ररी टू लॉट ऑफ परसेप्शन, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वन ऑफ द लोवेस्ट नाउ, 4.5% है। ये पर कैपिटल इनकम वेरी हाई। यूएस इज द, यूरोप वाले रिलैक्स करने लगे। यूएस 2008 में यूरोप एंड यूएस वेर इक्वल। टुडे यूरोप इज हाफ ऑफ यूएस, लेस देन हाफ ऑफ यूएस, एंड यूएस पर कैपिटल इनकम हैज गॉन टू $90,000 एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ द लोएस्ट। कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग गया तो नौकरी कहाँ से मिले? वेयर डिड पीपल गेट जॉब्स? बिकॉज ऑफ दिस नॉन ट्रेडेबल्स। सो दैट इज द होल थिंग। देयर इज अ रिसर्च विच शोज दैट इन द US दोज सिटीज वेयर इन्होंने आइडेंटिफाई किया चाइना इम्पोर्ट से कौन से सिटी में इफेक्ट हुआ, जहाँ पे वो लोग जो चाइना से जो आता है वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, जहाँ पे एजुकेशन वॉज गुड, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ एंड गुड यूनिवर्सिटीज़, बाय द वे, अगेन मेरा कहने का मतलब ये नहीं कोई बिल्डिंग बना दो उसको यूनिवर्सिटी नाम दे दो तो हो जाएगा। देयर आर यूनिवर्सिटी, वेरी गुड एजुकेशन, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिड नॉट गो डाउन, एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली इंक्रीज्ड, बिकॉज जो आपको चीप दे रहा है ना वो आपको सब्सिडाइज कर रहा है। somebody, people say dumping is good, somebody dumps on you, इसका मतलब क्या है? उनके जो टैक्स पेयर्स है आपको सब्सिडी दे रहे हैं, देने दो, हम कुछ और कर लेते हैं। देयर इज नो पॉइंट इन अगरबत्ती एंड क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स अगर चीप में देने दो, we'll have to find, our people will find something. नहीं, उसमें भी इनोवेशन देखो ना आप पिछले 30 साल से जो आप लोगों ने, मतलब आप थोड़े से मेरे से बड़े हो, जो आपने अपने बचपन में जो पटाखे फोड़े होंगे,
दिवाली पे, और जो हमारे बच्चे जो फोड़ रहे हैं उसमें तो कोई अंतर मुझे नहीं दिखता, वही उसी टाइप के गंदे गंदे से वो 4-5 टाइप के बॉम्ब आते हैं बस। थोड़ा बहुत हाई एंड पे थोड़ा चेंज हुआ होगा तो हुआ होगा, बट आप चाइना में देखो, मैं देख रहा था वो ड्रोन से वो कर रहे हैं आतिशबाजी। कंपटीशन आएगा तो इनको भी गेम अपना अप करना पड़ेगा, तो इसका प्रॉब्लम है, तो कंप्लेंट आएगा कि वो तिरुपुर वाला कहाँ जाए, तो उसको वो ये सरकार का काम है, उसको इतना सक्षम बनाना है कि वो कॉम्पीट करे। फिर आएगा नो अनफेयर है, चाइना डंप कर रहा है, मतलब डंप का 2 आंसर है इसमें। अगर वो कोई स्ट्रेटेजी का, डंपिंग का प्रॉब्लम ये है कि प्रीडेटरी प्राइसिंग, डंपिंग में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका मानसिकता ये है कि टेम्पररीली मैं आपको लो प्राइस में बेचता हूँ, बट एक बार मैंने आपको मेरे ऊपर डिपेंडेंट कर लिया, उसके बाद मैं उसका दुगनी और आई विल डू 3 times, दैट इज़ बैड। ऐसा नहीं हुआ है। इफ दैट इज गोइंग टू हैपन देन यू हैव टू वरी, अदरवाइज डंपिंग इज सब्सिडाइजिंग अनलेस इट इज सम स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डिफेंस। बट जैसे हम जो टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है उस पर भी बहुत मतलब हज़ारों करोड़ रुपए इंसेंटिव दे रहे हैं कुछ, जैसे मैं कर्नाटका में वो एक जगह 2-3 जगह बन रहा है, वहाँ पे भी हमने इंसेंटिव दिया है कि भाई यहाँ पे टॉयज मैन्युफैक्चर करो, हमको चाइना से कम्पीट करना है। वही प्रॉब्लम है ना, कर्नाटका में अगर आपको करना है, हम्पी को क्यों नहीं बनाते? वो आदमी टूरिस्ट गाइड क्यों नहीं हो सकता? मैन्युफैक्चरिंग एक ही जॉब है क्या? मतलब हम्पी, आपको पता है कि जो आपको पता होगा, ये पेरिस अलोन अर्न्स मोर इन टूरिज्म देन द होल कंट्री ऑफ इंडिया। पोस्ट कोविड हमारा जो टूरिज्म रेवेन्यू है एज अ परसेंटेज ऑफ ग्लोबल टूरिज्म रेवेन्यू हैज गॉन डाउन। टूरिज्म क्यों नहीं कर सकते? एंड टूरिज्म इज नॉन ट्रेडेबल। आप जाके वहाँ पे हम्पी में गाइड नहीं बन सकते, आपको तो वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर, वो सब समझ में नहीं आएगा, तो लोकल आदमी कोई मिलेगा वहाँ पे जो कुछ यू सेल दोस टॉयज इन द पीपल फ्रॉम आउटसाइड विल कम। तो वहाँ बट इंडिया वाले तो खुद ही नहीं जाते, वो तो बाहर जा रहे हैं ना, क्योंकि सीधे एक्सपीरियंस वही है, जो एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है इंडिया मतलब वही पैसा, देयर आर अल्टरनेटिव यूजर्स ऑफ द सेम मनी। इस सब्सिडी से अगर आप हम्पी डेवलप करोगे कर्नाटका में ही, वहाँ पे एक्सेस इंप्रूव करोगे, उसका मार्केटिंग करोगे बाहर, आई थिंक द लोकल पर्सन विल बी बेटर ऑफ, बिकॉज वो उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। यहाँ पे जो सब्सिडी आप टॉयज पे दे रहे हो ना, मतलब जैसे गोवा जैसा जो प्लेस था, वो भी हम मैनेज नहीं कर पाए एग्जैक्टली, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टूपिड पॉलिसीज और ये सब जो लोकल मतलब क्या बोले, इतना अच्छा होने के बाद भी लोग विदेशों में जाते हैं, वियतनाम जा रहे हैं, दे प्रेफर दैट इज वेरी सैड। तो ये टूरिज्म इज द टूरिज्म शुड बी नंबर 1 जॉब जनरेटर। इनफैक्ट इनोवेशन के बाद अगर कुछ है तो टूरिज्म, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा नॉन ट्रेडेबल वाला एग्जांपल है ना। हाँ, यू कांट कॉम्पीट, एनीबडी एल्स कैन नॉट कॉम्पीट एंड टेक इट अवे। और वहाँ एंड द बेस्ट पार्ट इज, जो विदेश से जो कहीं से भी आता है टूरिस्ट टाइम में, खर्च करने के मूड में ही आता है। द स्पेंडिंग प्रोपेंसिटी टू स्पेंड इज ऑल्सो वेरी हाई। सो टूरिज्म इज अ वेरी गुड, एंड टूरिज्म के लिए क्या चाहिए आपको? क्लीन बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, वहाँ पे जो मल्टीप्लायर आएगा इज सो मच हायर, so that infrastructure you can raise from the market because it is profitable. आप चार्ज करोगे टूरिस्ट को। So I don't think money is the reason people are not coming to India, not because this is expensive. I don't think that is the reason. No, it's anybody is worried about it वाली बात नहीं है, but जो फैसिलिटीज हैं, जो क्लीनलीनेस है, जो बिहेवियर है, जो लॉ एंड ऑर्डर का है, बहुत सारे सरकार का काम वही है ना। मतलब मैं सुन रहा हूँ कि कोई टैक्सी लॉन्च करेंगे, ये सब नहीं है सरकार का काम। सरकार का काम यही है ना। तो आई थिंक नॉन ट्रेडेबल शुड बी द इंजन ऑफ ग्रोथ। सो दिस इज रियली ब्रिलियंट डिस्कशन। और बहुत सारे मुझे लगता है कि जिन लोगों के नोशन होंगे कि हमको ये करना चाहिए, इसको ये को, हाँ मतलब बट आई थिंक अगर कोई पूरा इसको सुनेगा तो दे विल गेट, आई थिंक कुछ माइंड एक्सपेंड उनका होगा कि जो हम हमेशा से सोचते आए हैं कि वो लोग जब बोलते थे कि चाइना को कॉपी करो, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जब लोग और चीज़ें बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बोलते हैं, तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो ये सारे कॉन्टेक्चुअल चीज़ें हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कर दो वो कर दो, आपको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि दूसरे ने किया है तो वो अच्छा किस कॉन्टेक्स्ट में किया है। उसने रेलवे बुलेट ट्रेन बनाया तो वो कैसे बनाया, कौन से पैसा यूज करके, क्या हमारे पास वो पूल है, अगर नहीं है तो हम कहाँ से पैसा ले रहे हैं, हम टैक्स से ले रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड। तो इस टाइप से हमको पूरा अप्रोच करना पड़ेगा। एंड थिंक दिस इज फैंटास्टिक डिस्कशन। बट एक बार आखिरी में मैं चाहूँगा कि जो मेन बुलेट पॉइंट्स हैं वो आप एक बार समराइज कर दो।
ओके, मेन बुलेट पॉइंट ये है कि आई थिंक जो डायरेक्शन मिनिमम गवर्नमेंट के तरफ तो हुआ है, आई थिंक दैट इज़ वेलकम. आई थिंक दैट विल लीड अस टू डू बेटर देन पहले. जो मेरा डर ये था कि 6 से हम 5-4 तुरंत आ जाएंगे, हम 6-7 तक तो रहेंगे. तो ये तो मुझे दैट्स अ मेन पॉइंट. बट यहाँ से अगर हमें जो हमारा जो गोल है 30 ट्रिलियन 40 ट्रिलियन जो भी हम बात करते हैं वहाँ जाना है, तो एक ही मार्ग है. तो वो डायरेक्शन ये है कि हमें इनोवेट करना पड़ेगा. हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम सब सब्सिडी दे दे के ग्रो कर पाए. मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन वो नहीं कर पाएंगे. इतने संसाधन भी नहीं है, सेविंग्स भी नहीं है, टैक्स भी नहीं लगा सकते, मार्केट भी नहीं है. तो हमें और इनोवेशन, ट्रेडेबल सेक्टर में इनोवेशन लेके आना पड़ेगा. और उसके लिए जो टॉप क्वालिटी टैलेंट है उसको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा. उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, करेक्ट इंसेंटिव. ये यूनिवर्सिटी वाला मैंने बोला ना, इसके लिए पैसा नहीं चाहिए, इंसेंटिव चेंज करो. मतलब जो भी पब्लिश करता है उसको मतलब होने दो. जो द टॉप गाय विल अर्न 100 times देन द बॉटम गाय, होने दो. क्या फ़र्क पड़ता है ना अल्टीमेटली. एंड फॉर द मासेस हु आर नॉट इन दिस इनोवेशन सेक्टर, नॉन ट्रेडेबल इज़ द सोर्स ऑफ ग्रोथ. एंड नॉन ट्रेडेबल इनकम तभी बढ़ेगा जब ट्रेडेबल सेक्टर का इनकम बढ़ेगा. तो दैट कैन बी इंजन ऑफ ग्रोथ. ऐसा नहीं कि ये लोग लेफ्ट आउट हो जाएंगे, इनको कोई नौकरी नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा. अभी भी दैट इज़ द सेक्टर विच गिव्स ग्रोथ. टूरिज्म, डोमेस्टिक कल्चर, डोमेस्टिक कल्चर कुड बी अ वेरी गुड वे ऑफ अट्रैक्टिंग टूरिस्ट. That is what we have to promote. Even history that when you teach, why can't we make it employable? Actionable history सिखाओ. मतलब some from there people can become storytellers. It can be a job. I know there are some people whose job is going to talk and tell stories. If stand-up comedy can be a job, storytelling क्यों नहीं हो सकता? तो सब कुछ हो सकता है. तो I think ये माइंडसेट से हमें बाहर आना पड़ेगा कि हम सारा 20 साल का विजुअलाइज अभी कर पाएंगे. वो कभी नहीं होगा. हमें पता नहीं है क्या ग्रो करेगा, कौन सा क्रिएटिविटी इफ़ यू अनलिश, आई थिंक दैट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच. बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ही अच्छा. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो हमने किया है. देखते हैं गाली से पता चल जाएगा आपको. नहीं, आई थिंक व्यूज़ से जज नहीं करना चाहिए. और वैसे भी हम नहीं, फिर भी बहुत लोगों को समझ में आने में बहुत मुश्किल होगा कि जो टॉय वाला, जो फायर क्रैकर वाला जो डिस्प्लेस होगा उसका क्या करे. वही सवाल बहुत लोग उनके लिए वो है ना बुक व्हाट इज सीन एंड व्हाट इज नॉट सीन. वो बहुत ही वंडरफुल बुक है. क्योंकि आपको इंटरनेट आया तो यही बोलते थे ना, या कंप्यूटर आया कि वो उसका क्या होगा. जो कंप्यूटर टेलीफोन बूथ वाले को पूछिए आप, यू विल हैव रिलेटिव्स हु वुड हैव डन टेलीफोन बूथ. कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं. तो इफ द ओवरऑल पाई ग्रोस, मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी. एंड देयर स्किल डेवलपमेंट वो सब कर सकते हैं. नहीं, इंजीनियर्स पॉडकास्ट कर रहे हैं. देखिए ऑन दैट ऑमिनस नोट, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.